गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11। जैसा कि फर्स्ट पेपर में कल आपको हमने पढ़ाया था पी ब्लॉक के तत्व, शायद पी ब्लॉक एलिमेंट्स पूरा कंप्लीट हो गया था और आपसे कहा था जो समझ में ना आए पूछ लेना, ठीक है। सेकेंड पेपर में आपका चल रहा था एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क, एल्युमिनियम के बारे में पढ़ाया था, वो भी सेकेंड में पढ़ाएंगे। पहले फर्स्ट की बात कर लेते। फर्स्ट में पी ब्लॉक एलिमेंट्स पूरा हो गया था, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद आज हेडिंग सभी बच्चों को डालना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व। डालिए फर्स्ट ईयर वाले पी ब्लॉक वाले हेडिंग डी ब्लॉक तत्व, क्लास 11, ठीक है। डी ब्लॉक तत्व वो कल मैं 4 वीडियो लिखो। डी ब्लॉक तत्वों में जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉन के बाह्यकोश में, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन के बाह्यकोश में, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन के बाह्यकोश में पिछले कोश के डी ऑर्बिटल भरते हैं, पिछले कोश के डी ऑर्बिटल भरते हैं, डी ऑर्बिटल भरते हैं, उन्हें डी ब्लॉक तत्व कहते हैं, उन्हें डी ब्लॉक तत्व कहते हैं, उन्हें डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Nd1 से Nd10 तक होता है। डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Nd1 से Nd10 तक होता है, Nd1 से Nd10 तक होता है। इसी में एक लाइन और लिख सकते हैं, डी ब्लॉक तत्वों को, डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। देख लो कैसे इनके डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होते हैं। स्ट्रोंटियम 21, टाइटेनियम 22, वैलेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, फेरिक 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29, जिंक 30। इन सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर ले। देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, 2 2 4 10 12 18 20 से 21। बस इतना याद रखना है कि 3d1 पहले 4s2 बाद में। क्यों? क्योंकि इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। इनकी एक और डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं, जिन तत्वों के s और p ऑर्बिटल के मध्य, देखो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के मध्य जब d ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है, कैसा? आंशिक रूप से भरा होता है, उसे संक्रमण तत्व या संक्रमण ट्रांजिशन तत्व कहते हैं। जैसे 22 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2, 4s2। कोई भी ले लो इस तरह बीच में 27 ले लो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसके बाद 3d7, 4s2, ठीक है। तो 2 2 4 10 12 18 20 27
आंशिक रूप से भरा होता है उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। s और p ऑर्बिटल के मध्य d ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ये उसकी डेफिनेशन भी हो गई और ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। कैसे याद करना है देख लो। साइंस टीचर वेरी कंजूस, मांगे फीस कोई नहीं करता जमा। ऐसे याद कर सकते हो। साइंस टीचर वेरी कंजूस, मांगे फीस कोई नहीं करता जमा। ऐसे भी याद कर सकते हैं। इन तत्वों को डी ब्लॉक तत्व भी कहते हैं। इतना लिख लीजिए। लिखने के बाद हेडिंग डालिए नेक्स्ट। ये समझ गए? तो कुछ लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग डालना है डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण। डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण। डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण। डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण। एक क्वेश्चन पूछता है डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण के बाद क्या देता है कि पहला नंबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो लगभग सभी को तो आते ही डी ब्लॉक तत्वों के 1:2 2:2 भी बताया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना करके सीधे हम लोग पहला नंबर हेडिंग डालते हैं ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता, या कहते हैं संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था। तो डालो हेडिंग ऑक्सीकरण अवस्था और संयोजकता। ऑक्सीकरण अवस्था और संयोजकता। ऑक्सीकरण अवस्था और संयोजकता लिखिएगा। लिखो डी ब्लॉक तत्वों की, डी ब्लॉक तत्वों की परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था होती है। डी ब्लॉक तत्वों की परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था होती है। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था होती है। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था होती है तथा डी ब्लॉक तत्वों में दो ऑक्सीकरण अवस्थाओं में एक यूनिट का अंतर होता है। दो ऑक्सीकरण अवस्थाओं में एक यूनिट का अंतर होता है। एक यूनिट का अंतर होता है। एक यूनिट का अंतर होता है। जैसे मान लो Fe पे 2 धन, Fe पे 3 धन, यानी Fe की संयोजकता 2 भी होती है और 3 भी होती है। इसकी संयोजकता में अंतर कितने का? 1 का। इसमें 3 है, 2 बहुत होते हैं। कोबाल्ट की संयोजकता 3 भी होती है, 2 भी होती है कोबाल्ट। ठीक है, इनकी दोनों की संयोजकताओं में अंतर कितने का? 1 का। इन्हीं अंतरों को ही तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। नोट कर लीजिए। दूसरी हेडिंग पर डालना है धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण। दूसरी हेडिंग डालो धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण लिखिए। डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व सभी धातु हैं। डी ब्लॉक के तत्व सभी धातु हैं। सभी धातु हैं क्योंकि इनके बाह्य कोश में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके बाह्य कोश में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन
तथा संयोजी कोष में रिक्त ऑर्बिटल होते हैं, तथा संयोजी कोष में रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। हाँ, कोष में रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष में रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। डी ब्लॉक तत्व को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व बहुत कठोर होते 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 हैं और इनके गलनांक तथा पतनांक उच्च होते हैं। और इनके गलनांक तथा पतनांक उच्च होते हैं। गलनांक तथा पतनांक उच्च होते हैं। तीसरी हेडिंग का लो, रंगीन आयन तथा रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। बनाने की प्रवृत्ति। रंगीन आयन तथा रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। रंगीन आयन या रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। लिखो हेडिंग इसके आगे, डी ब्लॉक तत्वों के आयन तथा यौगिक। डी ब्लॉक आयन के यौगिक। डी ब्लॉक तत्वों के आयन तथा यौगिक। डी ब्लॉक तत्वों के आयन तथा यौगिक जिनके डी ऑर्बिटल अपूर्ण होते हैं। जिनके डी ऑर्बिटल अपूर्ण होते हैं। अपूर्ण का मतलब डी इलेक्ट्रॉन या डी कोष अपूर्ण होते हैं। वे रंगीन होते हैं। वे रंगीन होते हैं। वे रंगीन होते हैं। कैसे? जैसे समझ लीजिए, सीयू कॉपर 2 धारण लगा, 29 होता है कॉपर का परमाणु क्रमांक। 2 धारण का हो गए 29 में 27 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 2 4 10 12 18 9 27 और हमें 4s कक्षा को छोड़ दिया। 3d9 d में टोटल पावर 10 होती है, कितने 9, एक बचा युग्मित। इसीलिए ये कॉपर कैसे यौगिक बनाते हैं? रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल में जो लास्ट कक्षा होती है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से। अगली हेडिंग डालो, आयनों और यौगिकों का अनुचुंबकीय लक्षण। आयनों और यौगिकों का अनुचुंबकीय लक्षण। 4 नंबर हेडिंग, आयनों और यौगिकों का आयनों और यौगिकों का अनुचुंबकीय लक्षण। अनुचुंबकीय लक्षण। अनुचुंबकीय लक्षण। आयनों और यौगिकों का अनुचुंबकीय लक्षण है। आयनों और यौगिकों का अनुचुंबकीय लक्षण। देखिए, डी ब्लॉक तत्वों के आयन तथा यौगिक। डी ब्लॉक तत्वों के आयन तथा यौगिक
प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं, प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं, क्योंकि उनके डी उपकोष में, क्योंकि उनके डी उपकोष में प्रायः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, क्योंकि उनके डी उपकोष में प्रायः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, प्रायः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, 5वीं हेडिंग है उत्प्रेरक गुण, कैटालिस्ट। छोटे छोटे नेम लिख लो। उत्प्रेरक गुण क्या होते हैं? उत्प्रेरक गुण, उत्प्रेरक की पहली तो परिभाषा ही होती है किसी रासायनिक प्रक्रिया के वेग को बढ़ा देती है और परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहती है, इसे उत्प्रेरक कहते हैं और इस घटना को उत्प्रेरक कहते हैं। नहीं समझ में? फिर से सुन लो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित हो जाते हैं, इस घटना को उत्प्रेरक कहते हैं। हेडिंग डालो उत्प्रेरक गुण। तो लिखो इसके बारे में, देखो डी ब्लॉक के धातुओं और डी ब्लॉक के धातुओं और उनके यौगिकों में, डी ब्लॉक धातुओं और उनके यौगिकों में उत्प्रेरक गुण होते हैं, उत्प्रेरक गुण होते हैं, उत्प्रेरक गुण होते हैं। इन धातुओं का यह गुण, इन धातुओं का यह गुण उनकी परिवर्ती संयोजकता, उनकी परिवर्ती संयोजकता एवं उनके पृष्ठ में स्थित, एवं उनके पृष्ठ में स्थित, एवं उनके पृष्ठ में स्थित मुक्त संयोजकताओं, मुक्त संयोजकताओं के कारण होता है, मुक्त संयोजकताओं के कारण होता है, मुक्त संयोजकताओं के कारण होता है। लास्ट हेडिंग लिख लो, 6वीं मिश्र धातुएं बस। मिश्र धातुएं कैसे मिश्र धातुएं बनाते हैं? डी ब्लॉक तत्व मिश्र धातुएं। लास्ट हेडिंग है, लिख लीजिए संक्रमण धातुओं की त्रिज्याएं, संक्रमण धातुओं की त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं, संक्रमण धातुओं की त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं, संक्रमण धातुओं की त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं। अतः संक्रमण धातुएं एक दूसरे के साथ, अतः संक्रमण धातुएं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ कई मिश्र धातुएं बनाती हैं, कई मिश्र धातुएं बनाती हैं, कई मिश्र धातुएं बनाती हैं। जैसे पीतल, पीतल में कॉपर होता है 70% और जिंक होता है 30%। जैसे पीतल होता है, पीतल तो जानते होंगे, पीतल के बर्तन होते हैं, लोटा होता है, उसमें पीतल में 70% तो बेटा कॉपर होता है और 30% जिंक होता है। तथा कांसा लिख लो, कांसा, कॉपर 88%, कांसा भी एक धातु है, कॉपर 88%, टिन टिन 12%, टिन कितना 12%। एक कांसा भी धातु होती है, कांसा में भी कॉपर 88% और टिन 12%। अक्सर धातुओं में
कॉपर अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा डी ब्लॉक तत्व। अब कल की वीडियो में आपको फर्स्ट पेपर में हम पढ़ाएंगे एफ ब्लॉक तत्व। ठीक है, तो डी ब्लॉक तत्व तक आप कंप्लीट कर लें, जहां ना समझ में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।